ऐसे की रेंज के गांव हमको
पेड्डी पेडी मूवी का लगभग 2000 शब्दों में हिंदी सारांश। यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जिनकी कोई पहचान नहीं होती। यह कहानी बताती है कि जब किसी इंसान के पास नाम, पहचान और अधिकार नहीं होते, तब उसे हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वही इंसान अपने हौसले और मेहनत से दुनिया के सामने अपनी पहचान बना ले, तो इतिहास बदल सकता है। कहानी की शुरुआत वर्तमान समय से होती है, जहां भारत के एक बड़े सरकारी अधिकारी विश्वास को देश भर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजने की जिम्मेदारी दी गई होती है। हाल ही में हुए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में भारत को केवल 2 मेडल मिलते हैं। यह देखकर विश्वास बेहद निराश हो जाता है। उसका मानना है कि भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अफसर बनाना चाहते हैं। बहुत कम लोग अपने बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी वजह से भारत खेलों में लगातार पिछड़ता जा रहा है। कुछ समय बाद विश्वास एक गांव में पहुंचता है, जहां अलग अलग खेलों के युवा अभ्यास कर रहे होते हैं। वह क्रिकेट खिलाड़ियों से पूछता है कि वे किसकी तरह बनना चाहते हैं। सभी एक ही नाम लेते हैं, पेड्डी। इसके बाद वह कबड्डी खिलाड़ियों, धावकों और दूसरे खिलाड़ियों से भी यही सवाल करता है, लेकिन हर कोई सिर्फ पेड्डी का नाम लेता है। विश्वास हैरान रह जाता है कि आखिर ये पेड्डी कौन है, जिसकी प्रेरणा हर खिलाड़ी ले रहा है। एक ग्रामीण विश्वास को पेड्डी से मिलवाने का वादा करता है। रास्ते में वह उसे एक बड़े पत्थर के पास बैठाता है और बताता है कि इस पत्थर को पेड्डी पत्थर कहा जाता है। वजह यह थी कि पेड्डी ने क्रिकेट खेलते समय 2 मैदान दूर से ऐसा शॉट मारा था कि गेंद आकर इसी पत्थर पर लगी थी। यह सुनकर विश्वास समझ जाता है कि पेड्डी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। इसके बाद दोनों पहाड़ों और जंगलों से होकर उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और साल 1990 का समय दिखाया जाता है। उस दौर में एक प्रभावशाली व्यक्ति, रामपुंजी, पूरे इलाके में अपना दबदबा बनाए हुए था। उसे क्रिकेट का बेहद शौक था। गांव में होने वाले मैचों से पहले खिलाड़ियों की नीलामी होती थी। सभी खिलाड़ी मामूली रकम में बिक जाते थे, लेकिन पेड्डी की कीमत सबसे ज्यादा होती थी। रामपुंजी हर बार बाकी लोगों से ज्यादा बोली लगाकर उसे अपनी टीम में शामिल करता था, क्योंकि वह जानता था कि पेड्डी अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखता है। पेड्डी पहाड़ों में रहने वाले एक गरीब समुदाय से था। उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था, न आधार कार्ड, न राशन कार्ड और न ही कोई पहचान। वह गुड़ के कारखाने में मजदूरी करता था। वहां उसके जैसे पहाड़ी मजदूरों के साथ बहुत भेदभाव होता था। विजयनगर के स्थानीय मजदूरों को जहां 20 रुपये मजदूरी मिलती थी, वहीं पहाड़ी लोगों को केवल 2 रुपये दिए जाते थे। रहने की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें इंसानों की तरह नहीं, बल्कि बेनाम मजदूरों की तरह देखा जाता था। काम खत्म होने के बाद पेड्डी सीधे क्रिकेट मैदान पहुंचता था। एक मैच में विरोधी टीम 10 ओवर में 170 रन बना देती है। रामपुंजी की पूरी टीम जल्दी आउट हो जाती है और अंत में केवल पेड्डी बचता है। वह शानदार बल्लेबाजी करते हुए अकेले ही मैच जिता देता है। इनाम में मिले पैसे से उसका पूरा गांव अपना गुजारा करता है। इसी गांव में सूर्य नाम का एक सीधा साधा, लेकिन सपने देखने वाला इंसान भी रहता था। उसका सपना था कि उनके गांव में भी रेलवे स्टेशन बने, ताकि गांव की गरीबी खत्म हो सके। उसने 30 वर्षों तक सरकार को चिट्ठियां लिखी, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि गांव का कोई आधिकारिक अस्तित्व ही नहीं था। दूसरी तरफ पेड्डी अपनी मां के साथ रहता था। वह चाहता था कि उसकी शादी हो जाए। इसी दौरान उसकी मुलाकात एच.जी. अम्मा से होती है। वह एक खूबसूरत और मजबूत इरादों वाली युवती थी, जो चुनाव लड़ रही थी। उसके पिता वर्षों से चुनाव हारते आ रहे थे, इसीलिए इस बार उसने खुद मैदान संभाला था। पेड्डी उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगता है। चुनाव प्रचार के दौरान वह मौका देखकर उसे चूम लेता है। हालांकि चुनाव नजदीक होने की वजह से उसके समर्थक कोई बड़ा कदम नहीं उठाते और फैसला चुनाव के बाद तक टाल देते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रामपुंजी एक साजिश रचता है। वह सार्वजनिक सभा में एच.जी. अम्मा की इज्जत उछालने की कोशिश करता है, लेकिन पेड्डी समय रहते टेंट गिराकर उसकी इज्जत बचा लेता है। कुछ फोटोग्राफर घटना की तस्वीरें खींच लेते हैं। रात में पेड्डी उन लोगों के पास पहुंचकर सभी को सबक सिखाता है और कैमरे से तस्वीरें मिटा देता है। उसी दौरान रामपुंजी उसका चेहरा देख लेता है और उसे धमकी देता है। पेड्डी भी साफ शब्दों में कह देता है कि अगर उसने दोबारा एच.जी. अम्मा की तरफ देखा, तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहानी में आगे गौरी नायडू का प्रवेश होता है, जो कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रह चुके थे। उनका एक शिष्य बद्रा था, जो जीतने के लिए हमेशा गलत तरीके अपनाता था। नायडू को उसकी जीत से ज्यादा ईमानदारी की चिंता थी। उनका मानना था कि खेल में चरित्र सबसे बड़ा होता है। कुछ समय बाद
क्रिकेट में रामपूंजी बदला लेने के लिए पेड्डी को सिर्फ 1 रुपये में खरीदता है और विरोधी टीम से मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचता है। पूरे मैच में 22 खिलाड़ी मिलकर सिर्फ पेड्डी को आउट करने की कोशिश करते हैं। पेड्डी अकेले सबका सामना करता है, लेकिन अंत में बेईमानी से आउट कर दिया जाता है। फिर भी पूरा मैदान सिर्फ उसका नाम पुकारता रहता है। यहीं गौरी नायडू उसकी प्रतिभा देखकर उसे कुश्ती सीखने का प्रस्ताव देते हैं। शुरुआत में पेड्डी मजदूरी की बात करता है, लेकिन नायडू समझाते हैं कि खेल सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि सम्मान पाने का रास्ता है। इसी बीच सूर्य आखिरी कोशिश करने के लिए सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। वहां भी उससे पहचान पत्र मांगा जाता है। पहचान न होने के कारण उसे भगा दिया जाता है। निराश होकर वह ट्रेन रोकने के लिए पटरी पर खड़ा हो जाता है। पेड्डी उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन ट्रेन की चपेट में आने से सूर्य की दर्दनाक मौत हो जाती है। मरने से पहले सूरी पेड्डी से सिर्फ एक वादा लेता है कि वह उनके गांव को ऐसी पहचान दिलाए जिससे कोई उन्हें दोबारा लावारिस न कह सके। सूरी की मौत के बाद गांव वाले गुस्से में रेलवे पटरी उखाड़ देते हैं और आग लगा देते हैं। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। जब पेड्डी सूरी का शव मांगता है तो पुलिस उससे रिश्ता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगती है। पहचान न होने के कारण पुलिस शव देने से इनकार कर देती है और उसे लावारिस घोषित कर देती है। यह घटना पेड्डी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। अब पेड्डी समझ जाता है कि सम्मान पाने के लिए उसे पहले पहचान बनानी होगी। वह गौरी नायडू के पास पहुंचता है और इस बार बिना किसी मजदूरी के कुश्ती सीखने का फैसला करता है। दिन रात मेहनत करके वह बहुत कम समय में सभी दांव पेंच सीख लेता है। नायडू उसकी लगन देखकर उसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजने का फैसला करते हैं। पहले ही मुकाबले में पेड्डी अपने अनुभवी प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह हराकर सबको चौंका देता है। उसकी प्रतिभा देखकर नायडू ऐलान करते हैं कि जो भी पेड्डी को हराएगा उसे उनका सोने का कड़ा मिलेगा। यह सुनकर पुराने प्रतिद्वंद्वी अरुण का अहंकार जाग जाता है। वह अपने शिष्य को प्रतियोगिता में उतार देता है ताकि नायडू से पुरानी हार का बदला ले सके। उधर बद्रा, जो पेड्डी की सफलता से जलने लगा था, अभ्यास के दौरान चालाकी से उसके पैर में कील घोंप देता है। फिर अरुण को उसकी कमजोरी के बारे में बता देता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अरुण का शिष्य बार बार उसी घायल पैर पर हमला करता है। भयंकर दर्द के बावजूद पेड्डी हार नहीं मानता और शानदार दांव लगाकर मुकाबला जीत जाता है। लेकिन जीत के तुरंत बाद उसका पैर जवाब दे देता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसके पैर की नस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और वह कम से कम 1.5 साल तक खेल नहीं पाएगा। पेड्डी टूट जाता है। वह रोते हुए कहता है कि उसने अपने गांव वालों से झूठ बोला था कि वह विजयनगर का खिलाड़ी है ताकि उसे मौका मिल सके। अब अगर वह फाइनल नहीं खेल पाया तो उनका सपना भी टूट जाएगा। तभी गौरी नायडू उसे बताते हैं कि वह 3 दिन तक कोमा में था। फाइनल हो चुका है और उसे केवल सिल्वर मेडल मिला है। यह सुनकर पेड्डी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। गांव लौटने पर उसका जोरदार स्वागत होता है। सरकार उसे नौकरी देने की पेशकश करती है, लेकिन वह नौकरी लेने से इनकार कर देता है। पुरस्कार में मिले सारे पैसे वह अपने गांव वालों में बांट देता है। इसके बाद वह अकेले दिल्ली पहुंचता है और अलग अलग मंत्रालयों तथा अधिकारियों से अपने गांव के लिए मदद मांगता है। वह अपने मेडल और प्रमाण पत्र दिखाता है, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिलता है कि सम्मान सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने वालों को मिलता है, सिल्वर मेडल वाले को कोई याद नहीं रखता। लगातार अपमान झेलने के बावजूद पेड्डी हार नहीं मानता। वह मजदूरी करते हुए भी अपने गांव के लिए लड़ाई जारी रखता है। उसे अब यह समझ आ चुका था कि केवल एक खिलाड़ी बनना काफी नहीं है। उसे ऐसा काम करना होगा जिससे उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाए और उसके गांव को वह पहचान मिले जिसके लिए सूर्य ने अपनी जान तक दे दी थी। यहीं तक कहानी ये संदेश देती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसका संघर्ष होता है। अगर इरादे मजबूत हों तो एक गरीब मजदूर भी पूरे समाज की किस्मत बदल सकता है। पेड्डी की यात्रा गरीबी, अन्याय, भेदभाव और अपमान से शुरू होकर सम्मान, आत्मविश्वास और इतिहास रचने की ओर बढ़ती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पेड्डी अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रह जाता, बल्कि अपने पूरे पहाड़ी गांव की उम्मीद बन जाता है। दिल्ली में लगातार अधिकारियों और मंत्रियों के चक्कर लगाने के बाद भी उसे हर जगह सिर्फ निराशा ही मिलती है। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके पास गोल्ड मेडल नहीं था। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि इस व्यवस्था में सम्मान उसी इंसान को मिलता है जो कुछ असाधारण करके दिखाए। इसके बाद पेड्डी अपने गांव लौटता है और वहां के लोगों को हिम्मत देता है कि वे अपनी पहचान के लिए लड़ाई जारी रखें। दूसरी तरफ रामपूंजी और उसके साथी अभी भी गांव वालों को दबाकर रखना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर पहाड़ी लोगों को सरकारी पहचान और अधिकार मिल गए तो उनका वर्षों पुराना दबदबा खत्म हो जाएगा। इसीलिए वे बार बार पेड्डी के रास्ते में नई नई मुश्किलें खड़ी करते हैं।
पेड्डी इन सब का सामना बिना डरे करता है। वह गांव के युवाओं को खेलों की ट्रेनिंग देना शुरू करता है और उन्हें समझाता है कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। धीरे धीरे उसके नाम की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगती है। जिस गांव को पहले कोई नहीं जानता था, अब लोग उसी गांव का नाम लेने लगे थे। उधर एच.जी. अम्मा भी पेड्डी के संघर्ष को समझने लगती है। पहले जहां वह उसे एक साधारण मजदूर समझती थी, वहीं अब उसे एहसास होता है कि पेड्डी का सपना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए है। दोनों के बीच विश्वास और सम्मान का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। गौरी अन्ना भी अपने शिष्य पर गर्व महसूस करते हैं। वह कहते हैं कि असली खिलाड़ी वही है। गांव को सरकारी पहचान मिलने की प्रक्रिया शुरू फिल्म की शुरुआत भारत के खेल मंत्रालय से होती है। ओलंपिक खत्म हो चुके हैं, लेकिन भारत के खाते में केवल 2 मेडल आए हैं। इस शर्मनाक प्रदर्शन से खेल मंत्री बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि अगर देश के लोग खेलों में रुचि ही नहीं ले रहे, तो खेलों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। वह अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि अगर हालात नहीं बदले, तो खेलों का पूरा बजट रक्षा या कृषि विभाग को दे दिया जाएगा और कई स्पोर्ट्स अकादमियां बंद कर दी जाएंगी। मंत्री की बातें सुनकर वरिष्ठ खेल अधिकारी किरण सिंह गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि आखिर भारत में प्रतिभा की कमी है या फिर सिस्टम में कोई बड़ी खामी है। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए वह एक ऐसे गांव की ओर निकल पड़ते हैं जहां एक ऐसे खिलाड़ी की चर्चा होती है जिसका नाम हर खेल में लिया जाता है, पेड्डी। रास्ते में किरण सिंह देखते हैं कि कुछ लड़के बिना किसी सुरक्षा के नदी में छलांग लगा रहे हैं। कुछ 4 लोग एक ही बाइक पर बैठे हैं और कई बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे माहौल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसे तैयार होंगे। तभी वह एक स्पोर्ट्स अकादमी पहुंचते हैं, जहां अलग अलग खेलों के खिलाड़ी मौजूद होते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि हर खिलाड़ी का पसंदीदा खिलाड़ी सिर्फ एक ही इंसान है, पेड्डी। किरण सिन्हा ये सुनकर चौंक जाते हैं। वह सोचते हैं कि एक आदमी आखिर इतने सारे खेलों में कैसे माहिर हो सकता है। तभी एक बुजुर्ग उन्हें बताते हैं कि पेड्डी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लोगों के लिए प्रेरणा और उम्मीद का नाम है। इसके बाद वह किरण सिंह को पेड्डी के गांव ले जाने का फैसला करते हैं और रास्ते में उसकी पूरी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहानी हमें 1990 के दशक में ले जाती है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसका कोई आधिकारिक नाम नहीं है। सरकार के रिकॉर्ड में इस गांव का अस्तित्व ही नहीं है। गांव के लोगों के पास न कोई पहचान पत्र है, न जमीन के कागज और न ही सरकारी सुविधाएं। इसी वजह से मजदूरी करने के बावजूद उन्हें दूसरे गांवों के मुकाबले बेहद कम मजदूरी मिलती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली जाती है, क्योंकि गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इसी गांव में रहता है पेड्डी। वह मेहनती, ईमानदार और बेहद ताकतवर युवक है। दिन में मजदूरी करता है और बेहतरीन गुड़ बनाता है। गांव के सभी लोग उससे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। दूसरी तरफ उसे खेलों से भी गहरा लगाव है। गांव में जब भी क्रिकेट का मैच होता है, लोग उसी पर पैसे लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा होता है कि पेड्डी उनकी टीम को जरूर जिता देगा। एक दिन गांव में क्रिकेट मैच होता है। शुरुआत में पेड्डी मैदान में नहीं पहुंचता, जिससे उसकी टीम मुश्किल में पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वह मैदान में आता है, शानदार बल्लेबाजी करके मैच पलट देता है और उसकी टीम जीत जाती है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है और पेड्डी का नाम हर तरफ गूंजने लगता है। पेड्डी की उम्र लगभग 30 साल हो चुकी है। उसकी माँ चाहती है कि वह शादी कर ले। इसी दौरान उसकी मुलाकात अच्छी अम्मा से होती है। पहली ही नजर में पेड्डी को उससे प्यार हो जाता है। अच्छी अम्मा एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके पिता चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का समर्थन पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। एक रात चुनाव प्रचार के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर पेड्डी अच्छी अम्मा को चूम लेता है। अच्छी अम्मा को यह बात बेहद बुरी लगती है, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि चुनाव के समय बदनामी नहीं चाहती। वह यह पता लगाने की कोशिश करती रहती है कि आखिर वह लड़का कौन था। कुछ समय बाद चुनाव प्रचार के दौरान विरोधी नेता राम भूजी अच्छी अम्मा की इज्जत खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक समय पर पेड्डी पहुंचकर उसकी रक्षा करता है। इससे अच्छी अम्मा उसकी इज्जत करने लगती है, हालांकि उसे अभी भी यह नहीं पता कि उसी ने उसे चूमा था। राम भूजी इस घटना के बाद पेड्डी का दुश्मन बन जाता है। वह क्रिकेट मैच में चालबाजी करके पेड्डी को आउट करवा देता है ताकि उसकी बेइज्जती हो। टीम हार जाती है और गांव वालों का पैसा डूब जाता है। फिर भी कोई पेड्डी को दोष नहीं देता। पूरा गांव उसका नाम लेकर उसका हौसला बढ़ाता है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रसिद्ध कुश्ती कोच गोरा नायडू पेड्डी का प्रदर्शन देखते हैं और उसकी ताकत से प्रभावित होकर उसे अपने अखाड़े में बुलाते हैं।
शुरुआत में पेड्डी को लगता है कि उससे सिर्फ मजदूरी करवाई जा रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि बोरी उठाना, वजन संभालना और कठिन मेहनत करना भी कुश्ती की ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसी बीच गांव का एक युवक सूर्य लगातार सरकार को पत्र लिखता रहता है, ताकि गांव के पास से गुजरने वाली ट्रेन वहां भी रुके। उसका सपना है कि गांव के लोगों को दुनिया से जोड़ने वाला रास्ता मिले, लेकिन सरकार उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। एक दिन मजबूर होकर वह ट्रेन रोकने की कोशिश करता है। ट्रेन नहीं रुकती और सूरी गंभीर रूप से घायल होकर अपनी जान गंवा देता है। सूरी की मौत पेड्डी की जिंदगी बदल देती है। वह समझ जाता है कि अगर गांव को पहचान दिलानी है तो उसे बड़ा खिलाड़ी बनना होगा। वह पूरी मेहनत से कुश्ती सीखने लगता है। धीरे धीरे वह शानदार पहलवान बन जाता है और कई प्रतियोगिताएं जीतता है। उसकी ताकत देखकर लोग दंग रह जाते हैं। इसी दौरान अच्छी अम्मा को सच्चाई पता चल जाती है कि उसी रात उसे चूमने वाला पेड्डी ही था। पहले तो वह गुस्सा होती है, लेकिन पेड्डी साफ दिल से स्वीकार करता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। उसे प्यार जताने का सही तरीका नहीं आता था, इसलिए उसने गलती कर दी। हालांकि अच्छी अम्मा उस समय उसे माफ नहीं करती। गोरा नायडू चाहते हैं कि पेड्डी राष्ट्रीय स्तर पर खेले। दूसरी ओर उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी सिसोदिया चाहता है कि गोरा नायडू की बेइज्जती हो। इसी कारण वह चालाकी से पेड्डी का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए करवा देता है, ताकि वहां उसे हराया जा सके। पेड्डी का साथी बद्रा उससे जलने लगता है। वह अभ्यास के दौरान जानबूझकर उसके पैर में चोट पहुंचा देता है और यह जानकारी विरोधी टीम तक पहुंचा देता है। प्रतियोगिता के दौरान विरोधी खिलाड़ी बार बार उसी घायल पैर पर हमला करता है। असहनीय दर्द के बावजूद पेड्डी हार नहीं मानता और मैच जीत जाता है, लेकिन जीत की कीमत बहुत बड़ी होती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पैर की नस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब वह कुश्ती नहीं खेल पाएगा। 3 दिन तक वह बेहोश रहता है और जब होश में आता है तब तक फाइनल खत्म हो चुका होता है। उसे सिल्वर मेडल, सरकारी नौकरी और इनाम की रकम मिलती है। पेड्डी सारी पुरस्कार राशि अपने गांव वालों को दे देता है, लेकिन सरकारी नौकरी लेने से इनकार कर देता है। उसका सपना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं, बल्कि पूरे गांव को पहचान दिलाना होता है। इसके बाद वह दिल्ली पहुंचता है। वहां वह छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है और नेताओं तथा अधिकारियों से अपने गांव को सरकारी पहचान दिलाने की गुहार लगाता है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अधिकारी कहते हैं कि उसने गोल्ड मेडल नहीं जीता, इसलिए उसकी कोई पहचान नहीं है। यह बात पेड्डी के दिल में चुभ जाती है। इसी दौरान उसे पैरा ओलंपिक के बारे में पता चलता है। वह देखता है कि दिव्यांग खिलाड़ी भी अपने देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। तभी वह एक बेहद कठिन फैसला लेता है। वह जानबूझकर ऐसा हादसा होने देता है जिसमें उसका पैर काटना पड़ जाता है। उसका विश्वास होता है कि अगर सामान्य प्रतियोगिता में गोल्ड नहीं जीत पाया तो पैरा ओलंपिक में जरूर जीतेगा। कृत्रिम पैर लगाने के बाद उसकी जिंदगी फिर से शून्य से शुरू होती है। दर्द, संघर्ष और अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद वह रोज अभ्यास करता है। धीरे धीरे वह पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। आखिरकार पैरा ओलंपिक का दिन आता है। पेड्डी पूरी ताकत से दौड़ता है और गोल्ड मेडल जीत लेता है। लेकिन उसके लिए मेडल से ज्यादा जरूरी उसका गांव होता है। जब उसे सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया जाता है तो वह मेडल लेने से पहले माइक मांगता है। पूरे देश के सामने वह बताता है कि उसका गांव भारत में होने के बावजूद भारत के नक्शे पर मौजूद नहीं है। वहां के लोगों के पास कोई पहचान नहीं है। वे वोट नहीं डाल सकते, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते और उनके लिए कोई सड़क, अस्पताल या स्कूल नहीं है। वह अपने दोस्त सूरी के बलिदान का भी जिक्र करता है और कहता है कि असली लड़ाई मेडल की नहीं, बल्कि पहचान की है। पेड्डी का भाषण पूरे देश को झकझोर देता है। मीडिया इस मुद्दे को उठाती है और सरकार हरकत में आती है। आखिरकार उसके गांव को आधिकारिक मान्यता मिल जाती है। गांव वालों के पहचान पत्र बनते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है, सड़क और दूसरी सुविधाएं पहुंचती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि गांव के पास से गुजरने वाली ट्रेन अब वहां रुकने लगती है। स्टेशन का नाम पहले पेड्डी स्टेशन रखने का फैसला होता है, लेकिन पेड्डी कहता है कि यह सम्मान उसके दोस्त सूरी को मिलना चाहिए, जिसने इस सपने के लिए अपनी जान दे दी। आखिरकार उसकी इच्छा का सम्मान किया जाता है। अच्छी अम्मा भी अब पेड्डी के त्याग, ईमानदारी और संघर्ष को समझ चुकी होती है। वह उसे अपना जीवनसाथी स्वीकार कर लेती है। जो लोग कभी उसके विरोधी थे, वे भी उसका सम्मान करने लगते हैं। कहानी वर्तमान में लौटती है। किरण सिंह पूरी कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि अवसरों और पहचान की कमी है।
वह फैसला करते हैं कि अब वह देश के दूर दराज इलाकों में छिपी ऐसी प्रतिभाओं को खोजेंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिल्म का अंत एक बेहद भावुक संदेश के साथ होता है। पेड्डी साबित कर देता है कि असली जीत सिर्फ मेडल जीतना नहीं, बल्कि उन लोगों को पहचान दिलाना है जिन्हें समाज और सरकार ने वर्षों तक नजरअंदाज किया। उसका संघर्ष केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं, बल्कि पूरे गांव, पूरे समाज और उन लाखों लोगों की आवाज बन जाता है जिनकी कोई पहचान नहीं थी। यही संदेश इस फिल्म को एक साधारण स्पोर्ट्स ड्रामा से कहीं ज्यादा प्रेरणादायक बना देता है। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू यह है कि यह केवल एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं दिखाती, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज बनती है जो अपने ही देश में पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पेड्डी का सपना सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीतना नहीं था। उसका असली लक्ष्य अपने गांव के हर इंसान को वह सम्मान दिलाना था जिसके वे हकदार थे। वह चाहता था कि उसके गांव के लोग भी आम नागरिकों की तरह अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, इलाज करा सकें और वोट देकर अपनी सरकार चुन सकें। फिल्म यह भी दिखाती है कि किसी इंसान की असली ताकत उसकी शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि उसका हौसला और इरादे होते हैं। जब पेड्डी की कुश्ती का सपना टूट जाता है, तब भी वह हार नहीं मानता। वह अपनी पूरी जिंदगी एक नए लक्ष्य के लिए समर्पित कर देता है। पैर खोने के बाद भी वह खुद को कमजोर नहीं समझता, बल्कि उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। यही सोच उसे पैरा ओलंपिक तक पहुंचाती है और अंत में गोल्ड मेडल भी दिलाती है। पेड्डी का किरदार यह सिखाता है कि अगर इंसान का मकसद सिर्फ अपनी सफलता नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई भी हो, तो उसकी जीत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। उसने कभी अपने लिए नाम या दौलत नहीं मांगी। सिल्वर मेडल जीतने के बाद मिली सरकारी नौकरी भी उसने ठुकरा दी, क्योंकि उसका सपना। पेदी सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की प्रेरणादायक कहानी है जिसने खेल को अपनी पहचान नहीं, बल्कि अपने पूरे गांव की पहचान बनाने का हथियार बनाया। यह कहानी बताती है कि असली जीत सिर्फ मेडल जीतना नहीं होती, बल्कि उन लोगों के लिए आवाज उठाना होती है जिनका दुनिया में कोई नाम या पहचान नहीं होती। एक साधारण मजदूर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने तक पेदी का सफर संघर्ष, त्याग, आत्मसम्मान और अटूट हौसले की मिसाल बन जाता है। कहानी की शुरुआत साल 2016 में होती है। हाल ही में हुए ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और देश को केवल 2 पदक ही मिले थे। इस नतीजे से खेल मंत्री बेहद नाराज था। वह देश भर के सभी कोचों और खेल अधिकारियों की बैठक बुलाता है और उन पर जमकर गुस्सा निकालता है। उसका कहना था कि 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में सिर्फ 2 मेडल आना पूरे देश के लिए शर्म की बात है। सरकार हर साल खेलों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसके बदले कोई खास परिणाम नहीं मिलता। यदि यही स्थिति बनी रही, तो सरकार खेलों का बजट घटाकर दूसरे विभागों में लगा देगी। इस दौरान कोच विश्वास अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि आज के युवा मैदान में पसीना बहाने की बजाय मोबाइल पर गेम खेलने में ज्यादा रुचि रखते हैं, इसीलिए अच्छे खिलाड़ी नहीं निकल रहे।
लेकिन मंत्री साफ शब्दों में कह देता है कि अब बहाने नहीं, सिर्फ परिणाम चाहिए। यह बात विश्वास के दिल पर गहरी चोट करती है। वह तय करता है कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, वह देश के सबसे दूर दराज इलाकों से भी असली प्रतिभाओं को खोज कर लाएगा। इसी मिशन के तहत वह एक स्पोर्ट्स अकादमी पहुंचता है, जहां अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों का चयन चल रहा होता है। वह हर खिलाड़ी से उसका पसंदीदा खिलाड़ी पूछता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि चाहे खिलाड़ी क्रिकेट खेलता हो, कुश्ती, दौड़ या कोई दूसरा खेल, हर कोई केवल एक ही नाम लेता है, पेदी। विश्वास हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी इस खिलाड़ी का नाम नहीं सुना था। जब वह वहां के एक कर्मचारी से पेदी के बारे में पूछता है, तो कर्मचारी बताता है कि पेदी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। मजबूरी ने उसे खिलाड़ी बनाया, लेकिन उसने हर खेल में अपनी प्रतिभा साबित की। क्रिकेट हो, कुश्ती हो या कोई और खेल, हर जगह उसका जवाब नहीं था। लोग उसे खेल का भगवान मानते थे। विश्वास तुरंत उससे मिलने की इच्छा जताता है। कर्मचारी बताता है कि पेदी के गांव तक कोई सड़क नहीं जाती। वहां पहुंचने के लिए पहाड़ों और जंगलों के बीच कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसके बावजूद विश्वास तैयार हो जाता है। दोनों यात्रा शुरू करते हैं और रास्ते में कर्मचारी पेदी के जीवन की कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी कई साल पीछे चली जाती है। उस समय विजयनगर इलाके में क्रिकेट बेहद लोकप्रिय था। राम नाम का एक युवक अपनी टीम का कप्तान था और क्रिकेट का दीवाना भी। हर बड़े मैच से पहले पेदी की बोली लगती थी कि वह किस टीम की तरफ से खेलेगा। उसकी प्रतिभा इतनी मशहूर थी कि हर कप्तान उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। एक बड़े मुकाबले में राम 601 रुपये देकर पेदी को अपनी टीम में खरीद लेता है। मैच शुरू होता है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम एक 125 रन बना देती है। जब राम की टीम बल्लेबाजी करने उतरती है तो विरोधी टीम का गेंदबाज बेहद खतरनाक साबित होता है। वह खिलाड़ियों को आउट करने से ज्यादा उन्हें घायल करने पर उतारू होता है। कई खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं और टीम हार की कगार पर पहुंच जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पेदी अभी तक मैदान में नहीं पहुंचा था, क्योंकि वह उस समय गुड़ की फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था। जैसे ही उसे मैच की याद आती है, वह काम छोड़कर सीधे मैदान पहुंचता है। उसे देखते ही दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सभी जानते थे कि अब मुकाबला बदल सकता है। पेदी मैदान में उतरते ही शानदार बल्लेबाजी करता है और विरोधी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर देता है। आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए होते हैं। राम चाहता है कि पेदी 1 रन लेकर उसे जीत का मौका दे, लेकिन पेदी व्यक्तिगत सम्मान की बजाय टीम की जीत को महत्व देता है। वह शानदार शॉट लगाकर मैच खत्म कर देता है और अपनी टीम को जीत दिला देता है। इसके बाद वह कोई जश्न नहीं मनाता, बल्कि वापस फैक्ट्री में मजदूरी करने चला जाता है। इसके बाद कर्मचारी विश्वास को पेदी की असली जिंदगी के बारे में बताता है। पेदी और उसके गांव के लोगों को पहाड़ी दिहाड़ी कहा जाता था, क्योंकि उनके गांव का कोई सरकारी नाम नहीं था। वे रोज शहर जाकर मजदूरी करते थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। शहर के मजदूरों को जहां एक व्यक्ति का पूरा मेहनताना मिलता था, वहीं पहाड़ी मजदूरों को 2 लोगों के बदले वही रकम दी जाती थी। उनसे ज्यादा काम कराया जाता था और रहने के लिए भी अतिरिक्त पैसे देने पड़ते थे। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। पहाड़ों के रास्ते 3-4 दिन पैदल चलकर घर पहुंचना पड़ता था। उनके गांव के पास से ट्रेन गुजरती थी, लेकिन कभी रुकती नहीं थी, क्योंकि गांव का सरकारी रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व नहीं था। इसी गांव में सूर्य नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गांव के लिए स्टेशन बनवाने की कोशिश में लगा दी थी। वह रोज लाल झंडी लेकर ट्रेन रोकने की कोशिश करता और अपनी मजदूरी में से पैसे बचाकर रेलवे विभाग को चिट्ठियां भेजता था। उसका सपना था कि एक दिन ट्रेन उनके गांव में रुकेगी और लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। गांव लौटने के बाद पेड़ी अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ उसकी शादी की बात करती रहती है। इसी दौरान चुनावी माहौल शुरू होता है और कहानी में अच्छी अम्मा की एंट्री होती है। उसके पिता कई सालों से चुनाव हार रहे थे। इस बार उन्हें जिताने के लिए अच्छी अम्मा हर संभव कोशिश कर रही थी। लोगों की सहानुभूति पाने के लिए वह अपने ही गन्ने के खेत में आग लगा देती है, ताकि लोग उसके परिवार पर तरस खाकर वोट दें। इसी प्रचार अभियान के दौरान पेदी पहली बार अच्छी अम्मा को देखता है और पहली नजर में उसे प्यार कर बैठता है। धीरे धीरे वह हर समय उसी के बारे में सोचने लगता है। एक रात चुनाव प्रचार के दौरान जब अच्छी अम्मा अकेली होती है, तब पेदी उससे मिलने पहुंचता है। अचानक अंधेरा हो जाता है और इसी दौरान गलती से वह उसे चूम लेता है। अच्छी अम्मा नाराज हो जाती है, लेकिन अंधेरे की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाती। उसके लोग इस घटना को चुनाव तक छिपाने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद चुनावी सभा में राम का भाई अच्छी अम्मा को सबके सामने अपमानित करने की कोशिश करता है। वह उसके कपड़े खींच देता है, लेकिन उसी समय पेदी टेंट की रस्सियां खोल देता है और पूरा टेंट गिर जाता है, जिससे उसकी इज्जत बच जाती है। हालांकि एक फोटोग्राफर तस्वीरें खींच लेता है और उन्हें फैलाने की योजना बनाता है।
यह बात पता चलते ही पेदी रात में जाकर फोटोग्राफर और राम के भाई की जमकर पिटाई करता है। लड़ाई के दौरान उसका चेहरा सामने आ जाता है, जिससे राम उसे दुश्मनी पाल लेता है। इसी दौरान कुश्ती की दुनिया से हिंद केसरी का परिचय होता है। वह एक सम्मानित गुरु है और उसके अखाड़े में भद्रा नाम का ताकतवर पहलवान है। भद्रा जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जबकि हिंद केसरी खेल भावना को सबसे ऊपर मानता है। कुछ समय बाद एक और क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। इस बार राम बदला लेने के लिए पेदी की बोली केवल 1 रुपये से शुरू करवाता है। पूरी साजिश के तहत पेदी केवल 1 रुपये में बिक जाता है। उसके लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। मैच में उसकी अपनी टीम भी उसके खिलाफ खेलती है। कप्तान उसे देर से बल्लेबाजी के लिए भेजता है और साथी खिलाड़ी जानबूझकर उसका साथ नहीं देते। इसके बावजूद पेदी अकेले दम पर मैच जिताने की कोशिश करता है। अंतिम गेंदों तक मुकाबला पहुंचता है, लेकिन साथी खिलाड़ी जानबूझकर आउट हो जाता है और टीम हार जाती है। गांव वालों की पूरी मजदूरी डूब जाती है, फिर भी वे जानते थे कि पेदी ने पूरी ईमानदारी से खेला था, इसीलिए हार के बाद भी उसके नाम के नारे लगाते हैं। यहीं हिंद केसरी पेदी की प्रतिभा पहचान लेते हैं और उसे मजदूरी छोड़कर खिलाड़ी बनने की सलाह देते हैं। लेकिन तभी गांव पर एक बड़ी त्रासदी टूट पड़ती है। पहाड़ी रास्ते से मजदूरी करने जाते समय भूस्खलन हो जाता है, जिसमें कई लोग और एक छोटा बच्चा मारा जाता है। सभी समझ जाते हैं कि अगर गांव में ट्रेन रुकती तो ये हादसा कभी नहीं होता। सूरी इस घटना से टूट जाता है और विधायक से मिलने जाता है। वह गांव की सारी परेशानियां बताता है, लेकिन विधायक उसकी बात सुनने के बजाय उसका अपमान करता है और उसे पिटवाकर भगा देता है। आखिरकार सूरी आखिरी बार ट्रेन रोकने का फैसला करता है। वह लाल झंडी लेकर पटरी पर खड़ा हो जाता है। पेड़ी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन की चपेट में आकर सूरी की मौत हो जाती है। मरने से पहले वह पेदी से कहता है कि असली समस्या उनकी मौत नहीं, बल्कि बिना पहचान की जिंदगी है। उन्हें अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। सूरी की मौत पेदी की जिंदगी बदल देती है। गुस्से में गांव वाले रेलवे ट्रैक उखाड़ देते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और बुरी तरह पीटती है। जब वे सूरी का शव मांगते हैं, तो पुलिस पहचान पत्र मांगती है। गांव का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होने के कारण सूरी को लावारिस घोषित कर दिया जाता है। यह अपमान पेदी के दिल में आग लगा देता है। इसके बाद वह हिंद केसरी के अखाड़े पहुंचता है और कुश्ती सीखने की जिद करता है। शुरुआत में उससे सिर्फ बोरे उठवाए जाते हैं, पानी भरवाया जाता है और भारी काम कराया जाता है। उसे लगता है कि उससे फिर मजदूरी कराई जा रही है, लेकिन बाद में हिंद केसरी बताते हैं कि यही उसकी असली ट्रेनिंग थी। हर छोटा काम उसकी ताकत, संतुलन और सहन शक्ति बढ़ा रहा था। धीरे धीरे पेदी बेहतरीन पहलवान बन जाता है। इसी दौरान अच्छी अम्मा को पता चल जाता है कि अंधेरे में उसे चूमने वाला लड़का पेदी ही था। पहले वह नाराज होती है, लेकिन उसकी सच्चाई और प्यार देखकर उसे भी उससे प्रेम हो जाता है। एक प्रतियोगिता में पेदी अकेले 2 पहलवानों को हराकर सभी को चौंका देता है। उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है, लेकिन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए उसे विजयनगर का निवासी बनना पड़ता है, क्योंकि उसके गांव की कोई पहचान नहीं थी। ये फैसला उसके लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन अपने बड़े लक्ष्य के लिए वह यह त्याग भी कर देता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वह लगातार जीतता जाता है। भद्रा उससे जलने लगता है और उसके घायल पैर पर हमला कर देता है। विरोधी पहलवान भी उसी पैर को निशाना बनाते हैं। असहनीय दर्द के बावजूद पेदी सेमीफाइनल जीत जाता है, लेकिन तुरंत बाद बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है और वह फाइनल नहीं खेल सकता। 3 दिन बाद जब उसे होश आता है, तब तक फाइनल खत्म हो चुका होता है। उसका सपना टूट जाता है। इसके बाद वह दिल्ली जाकर रेल मंत्री से मिलता है और अपने गांव की पहचान की गुहार लगाता है। लेकिन मंत्री उसकी बात यह कहकर ठुकरा देता है कि दुनिया सिर्फ विजेताओं को याद रखती है। यही बात पेदी के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। उसे समझ आता है कि अगर उसे अपने गांव की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचानी है, तो उसे ऐसी जीत हासिल करनी होगी जिसे कोई नजरअंदाज न कर सके। वह अपने पहले से घायल पैर की कुर्बानी देकर पैरा एथलेटिक्स में उतरने का फैसला करता है। कृत्रिम पैर के सहारे वह नई जिंदगी शुरू करता है। कठिन अभ्यास और अटूट हौसले के दम पर वह पैरा ओलंपिक के फाइनल तक पहुंच जाता है।
ओलंपिक खेलों में भारत के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद देश भर में निराशा का माहौल था। करोड़ों की आबादी वाले देश को केवल 2 पदक मिलने से खेल मंत्री बेहद नाराज हो जाता है। वह सभी राष्ट्रीय कोचों की बैठक बुलाकर उन्हें कड़ी फटकार लगाता है। उसका कहना था कि सरकार हर साल खेलों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसके बदले देश को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती। अगर अगली बार भी यही हाल रहा तो वह खेलों के लिए मिलने वाला बजट दूसरे विभागों में स्थानांतरित कर देगा और खेलों को लगभग खत्म कर देगा। इस बैठक में मौजूद कोच विश्वास एक अलग सोच रखता था। उसका मानना था कि आज की युवा पीढ़ी मैदान में पसीना बहाने की बजाय मोबाइल गेम खेलने में अधिक रुचि लेती है, इसलिए असली खिलाड़ी सामने नहीं आ रहे। फिर भी वह यह ठान लेता है कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, वह देश के कोने कोने से ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोज कर लाएगा जो भारत का नाम रोशन कर सकें। अपनी तलाश के दौरान विश्वास एक खेल अकादमी पहुंचता है, जहां अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों का चयन चल रहा था। वह कई खिलाड़ियों से बातचीत करता है और उनसे उनका पसंदीदा खिलाड़ी पूछता है। आश्चर्य की बात यह थी कि हर खिलाड़ी बिना सोचे समझे एक ही नाम लेता था, पेड्डी। कोई क्रिकेट खेलता था, कोई कबड्डी, कोई कुश्ती या कोई और खेल, लेकिन सबकी जुबान पर केवल एक ही नाम था। यह बात विश्वास को हैरान कर देती है। वह अकादमी के एक बुजुर्ग चपरासी से पूछता है कि आखिर यह पेड्डी कौन है जिसकी हर कोई इतनी तारीफ कर रहा है। चपरासी मुस्कुराकर बताता है कि पेड्डी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ऐसा खिलाड़ी है जो मजबूरी में खेलता था, लेकिन लगभग हर खेल में माहिर था। लोग उसे खेलों का भगवान मानते हैं। उसकी कहानी सुनने के बाद विश्वास उससे मिलने की जिद करता है और चपरासी उसे पेड्डी के गांव की ओर ले चलता है। रास्ता लंबा और कठिन था, इसलिए चलते चलते चपरासी पेड्डी के अतीत की कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी कई साल पीछे चली जाती है। उस समय विजयनगर क्षेत्र में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल था। वहां राम नाम का एक युवक अपनी टीम का कप्तान था और क्रिकेट का जबरदस्त दीवाना था। किसी भी बड़े मैच से पहले पेड्डी की बोली लगाई जाती थी कि वह किस टीम की ओर से खेलेगा। हर कप्तान उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर पेड्डी उनकी टीम में आ गया तो जीत लगभग तय है। एक बड़े मुकाबले में राम ने 601 रुपये देकर पेड्डी को अपनी टीम में शामिल किया। मैच शुरू हुआ और विरोधी टीम ने अच्छा स्कोर बना लिया। जब राम की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो सामने वाली टीम का तेज गेंदबाज बेहद खतरनाक साबित हुआ। उसने कई खिलाड़ियों को चोटिल कर दिया। कोई पेट पकड़कर बैठ गया तो किसी के मुंह से खून निकलने लगा। ऐसा लग रहा था कि राम की टीम बुरी तरह हार जाएगी। उधर पेड्डी उस समय पास की गुड फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था। जैसे ही उसे मैच की खबर मिली, वह काम छोड़कर मैदान पहुंच गया। उसके आते ही पूरा मैदान उत्साह से गूंज उठा। दर्शकों को विश्वास हो गया कि अब मुकाबले का रुख बदल जाएगा। पेड्डी ने मैदान में उतरते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी और विरोधी गेंदबाजों की धुनाई कर दी। अंतिम 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। राम चाहता था कि पेड्डी केवल 1 रन लेकर उसे जीत का मौका दे, ताकि अंतिम शॉट वहीं लगाए। लेकिन पेड्डी व्यक्तिगत सम्मान से अधिक टीम की जीत को महत्व देता था। उसने शानदार शॉट लगाकर मैच समाप्त कर दिया और पूरी टीम को जीत दिला दी। जीत के बाद उसने कोई जश्न नहीं मनाया, बल्कि चुपचाप वापस फैक्ट्री में मजदूरी करने चला गया। यही उसकी सादगी थी। इसके बाद चपरासी पेड्डी के गांव की असली हालत बताता है। पेड्डी और उसके साथी ऐसे पहाड़ी इलाके में रहते थे जिसका सरकारी रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व नहीं था। लोग उन्हें गांव वालों की जगह पहाड़ी दिहाड़ी कहकर बुलाते थे। वे रोज शहर जाकर मजदूरी करते, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता। जहां दूसरे मजदूरों को एक दिन का 10 रुपये मिलता था, वहीं पहाड़ी मजदूरों को 2 लोगों के बदले केवल 10 रुपये दिए जाते थे। उनसे अधिक मेहनत कराई जाती और रात में सोने के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते। उनके गांव तक कोई सड़क नहीं थी। मजदूरों को पहाड़ों से होकर 3-4 दिन पैदल चलना पड़ता था। हालांकि उसी रास्ते से ट्रेन गुजरती थी, लेकिन उनका गांव सरकारी नक्शे में दर्ज नहीं होने के कारण ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। इन्हीं मजदूरों में सूर्य नाम का एक जागरूक व्यक्ति था। वह हर दिन लाल झंडी लेकर ट्रेन रोकने की कोशिश करता, ताकि गांव वालों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा वह अपनी मजदूरी में से पैसे बचाकर रेलवे विभाग को लगातार पत्र लिखता था कि उनके गांव के पास भी एक स्टेशन बनाया जाए। उसका सपना था कि अगर ट्रेन रुकने लगेगी तो गांव वालों की जिंदगी बदल जाएगी। लंबी पैदल यात्रा समाप्त हो जाएगी और बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित होती रहीं। गांव लौटने के बाद पेड्डी अपनी मां के साथ रहता था। वह हमेशा उससे शादी की जिद करता रहता था। इसी दौरान कहानी में अच्छियामा नाम की एक युवती की एंट्री होती है। उसके पिता कई बार चुनाव हार चुके थे। चुनाव जीतने के लिए अच्छियामा एक योजना बनाती है। वह रात के अंधेरे में अपने ही गन्ने के खेत में आग लगा देती है, ताकि लोगों को लगे कि विरोधियों ने हमला किया है।
उसका उद्देश्य गांव वालों की सहानुभूति हासिल करना था ताकि चुनाव में उसके पिता को लाभ मिल सके। इसी प्रचार अभियान के दौरान पेड्डी पहली बार अचियामा को देखता है और पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है। चुनाव प्रचार तेज हो जाता है। अचियामा गांव-गांव जाकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। रात में वह शराब और साड़ियां बांटकर वोटरों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। इसी दौरान पेड्डी मौका देखकर उससे मिलने एक घर में पहुंच जाता है। तभी उसके दोस्त गलती से लाइट बंद कर देते हैं और पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में संतुलन बिगड़ने के कारण पेड्डी और अचियामा के बीच अनजाने में चुंबन हो जाता है। अचियामा बेहद गुस्सा हो जाती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह पेड्डी का चेहरा नहीं देख पाती। उसके नौकर इस घटना को छिपाने की सलाह देते हैं ताकि चुनाव पर कोई असर न पड़े। कुछ समय बाद चुनावी सभा में अचियामा भाषण दे रही होती है। तभी राम का छोटा भाई उसकी बेइज्जती करने के इरादे से मंच पर चढ़कर उसके कपड़े फाड़ देता है। जैसे ही वह शर्मिंदगी का शिकार होने वाली होती है, पेड्डी तुरंत टेंट की रस्सी खोल देता है और पूरा टेंट गिर जाता है। इस तरह अचियामा की इज्जत बच जाती है। हालांकि राम की टीम का एक फोटोग्राफर उस क्षण की तस्वीर ले चुका था और अगले दिन उसे पूरे इलाके में फैलाने की योजना बना रहा था। ये बात पेड्डी को पता चलती है। वह रात में दोनों के पास पहुंचकर उनकी जमकर पिटाई करता है और फोटो नष्ट कर देता है। लड़ाई के दौरान उसका चेहरा दिखाई दे जाता है, जिससे राम का परिवार उससे दुश्मनी पाल लेता है। इसी बीच कुश्ती की दुनिया से हिंद केसरी नाम के सम्मानित गुरु का परिचय होता है। उनके अखाड़े में भद्रा नाम का ताकतवर पहलवान था। भद्रा जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था, जबकि हिंद केसरी का मानना था कि खेल भावना जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उसी समय हिंद केसरी की नजर पेड्डी के खेल कौशल पर भी पड़ती है। कुछ समय बाद एक और क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होती है। इस बार राम बदला लेने के लिए विरोधी कप्तान से मिल जाता है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि पेड्डी का अपमान किया जाएगा। जहां पहले उसकी बोली सैकड़ों रुपए से शुरू होती थी, इस बार केवल 1 रुपए से शुरू होती है। कोई बोली नहीं लगाता और अंत में पेड्डी मात्र 1 रुपए में बिक जाता है। यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। फिर भी वह अपने गांव वालों के सम्मान के लिए खेलता है, क्योंकि गांव के लोगों ने अपनी पूरी मजदूरी उसकी टीम पर दांव पर लगा दी थी। लेकिन उसकी अपनी टीम ही उसके खिलाफ हो जाती है। कप्तान उसे देर से बल्लेबाजी के लिए भेजता है और साथ ही खिलाड़ी भी उसका साथ नहीं देते। पेड्डी अकेले दम पर मैच जीतने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार हार जाता है। इसके बावजूद गांव वाले उसकी ईमानदारी और संघर्ष को देखकर उसका नाम गर्व से पुकारते हैं। यह मैच हिंद केसरी भी देख रहे थे। उन्होंने पेड्डी की प्रतिभा पहचान ली और उससे कहा कि वह मजदूर नहीं, बल्कि जन्मजात खिलाड़ी है। अगर वह सही प्रशिक्षण ले तो देश का नाम रोशन कर सकता है। यह प्रस्ताव पेड्डी की जिंदगी बदलने वाला साबित होने वाला था। लेकिन तभी गांव पर एक बड़ी त्रासदी टूट पड़ती है। मजदूर रोज की तरह पहाड़ों से होकर शहर जा रहे थे कि अचानक भूस्खलन हो जाता है। कई लोग मारे जाते हैं और एक छोटा बच्चा भी अपनी जान गंवा देता है। गांव वाले टूट जाते हैं। अगर ट्रेन उनके गांव में रुकती तो उन्हें यह खतरनाक रास्ता कभी नहीं अपनाना पड़ता। यह घटना सूर्य को अंदर तक झकझोर देती है। वह सीधे स्थानीय विधायक के पास पहुंचता है और गांव की समस्याएं बताता है। लेकिन विधायक उसकी बात सुनने की बजाय अपने आदमियों से उसे अपमानित करवाता है और बुरी तरह पिटवाता है। अपमान सहने के बाद भी सूर्य हार नहीं मानता। वह अंतिम बार ट्रेन रोकने का फैसला करता है। वह लाल झंडी लेकर रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो जाता है। ट्रेन चालक लगातार हॉर्न बजाकर उसे हटने की चेतावनी देता है, लेकिन सूर्य पीछे नहीं हटता। पेड्डी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेन की चपेट में आकर सूर्य की मौत हो जाती है। मरने से पहले वह पेड्डी से कहता है कि गलत उनकी मौत नहीं, बल्कि वह जिंदगी है जो पहचान के बिना जीनी पड़ रही है। अपने लोगों की पहचान के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। सूर्य की मौत पेड्डी के भीतर आग जला देती है। गुस्से में गांव वाले रेलवे ट्रैक उखाड़ देते हैं और आग लगा देते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और बुरी तरह पीटती है। जब वे सूर्य का शव मांगते हैं तो पुलिस पहचान पत्र मांगती है। क्योंकि गांव सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस सूर्य को लावारिस घोषित कर देती है। यह अपमान पेड्डी के दिल में गहरे उतर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि असली लड़ाई सम्मान और पहचान की है। इसके बाद पेड्डी सीधे हिंद केसरी के अखाड़े पहुंचता है। शुरुआत में हिंद केसरी उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेड्डी अपनी ताकत और जज्बा दिखाकर साबित कर देता है कि वह केवल कुश्ती सीखने आया है। वह कहता है कि उसे अब मजदूरी नहीं करनी, बल्कि अपने गांव को पहचान दिलानी है। उसकी लगन देखकर हिंद केसरी उसे अपने अखाड़े में रख लेते हैं। हालांकि प्रशिक्षण की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। पेड्डी सोचता था कि उसे तुरंत कुश्ती के दांव पेंच सिखाए जाएंगे, लेकिन उससे बोरी उठवाई जाती है
पानी भरवाया जाता है और तरह तरह के साधारण काम कराए जाते हैं। उसे लगता है कि उसे फिर मजदूरी कराई जा रही है। इसी दौरान उसके गांव वालों की नौकरी भी छिन जाती है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक पेड्डी को वापस बुलाना चाहता था। गांव वाले अखाड़े पहुंचकर उसे वापस चलने को कहते हैं, लेकिन वह अपने लक्ष्य से पीछे हटने से इनकार कर देता है। इससे लोग उसे स्वार्थी समझने लगते हैं। आखिरकार एक दिन पेड्डी अपना गुस्सा हिंद केसरी पर निकाल देता है। तब गुरु उसे समझाते हैं कि जिस दिन से वह अखाड़े में आया है, उसी दिन से उसकी असली ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। बोरी उठाने से शरीर की ताकत बढ़ती है, पानी भरने से संतुलन और सहन शक्ति विकसित होती है, जबकि हर छोटा काम उसे मानसिक रूप से मजबूत बना रहा था। पेड्डी को एहसास होता है कि महान